अगेन ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। चलो ऐसे लाप्लास हो गया था। अभी वाले फंक्शन में हम करते हैं फोरियर सीरीज। ठीक, अभी पढ़ते हैं फोरियर सीरीज। अच्छा, एज पर माई सेल्फ फोरियर सीरीज भी बड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट है और सिंपल भी है ना, तो दैट्स वाई आई कैन प्रेफर। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, वैसे फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म दो चीज़ है ना। टफ होता है फोरियर सीरीज। ट्रांसफॉर्म तो एक नॉर्मल, जैसे उसके कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे जैसे लाप्लास के फॉर्मूलेज नहीं है 8-10, और सेम फंक्शन को उस तरीके से आप लगा के उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हो, डोमेन चेंज कर देते हो। सेम चीज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी होता है, उसमें कुछ अलग नहीं है ना। बट स्टिल ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म आप करके हम आपको नहीं पढ़ा रहे, बिकॉज अभी हम आपको गेट का स्टफ पढ़ा रहे हैं ना। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली नीडेड होता है आपके नेट वाले स्टफ में, गेट में नहीं आता ज़्यादा फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह। बट स्टिल ऑन जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे और अगर मुझे वहाँ पे दिखेगा तो डेफिनेटली हम उसको भी आपको बताएंगे। ठीक है, उस टाइम पे बात करते हैं। फिलहाल जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज फोरियर सीरीज। ठीक, अच्छा, अब आगे थोड़ी सी कहानी, थोड़ी सी बात, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझो, इसके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा समझो, उसके बाद इसके बारे में बताते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो, पहले ध्यान से समझना। हम तुम अपने हिसाब से, अपने करियर के हिसाब से मुझको एनालाइज करके बताओ, फोरियर सीरीज का नाम कितना सुना है? सुना है कि नहीं? ट्रस्टली बताओ, फोरियर सीरीज का नाम कितना ज्यादा सुना है सबने, है ना। फोरियर सीरीज नो डाउट एक इम्पॉर्टेंट स्टफ है, आता है। और इसका मतलब इतना ज़्यादा यूज़ क्यों है भाई? सिंपल चीज़, इसका इतना ज़्यादा पूछ क्यों है? हम फोरियर का इतना नाम क्यों चिल्लाते फिरते हैं? इन पीएचडी भी जब आप जाओगे ना, आपको फोरियर वगैरह का तो खेलना ही पड़ेगा। इससे हम फोरियर वगैरह क्यों इतना पढ़ते हैं? किस लिए? सीरीज ही तो सॉल्व करना है। सीरीज सॉल्व करने के पास हमारे पास टेलर सीरीज है, लॉरेंट सीरीज है, जो कि हम 12th में भी पढ़ के आए हैं। तो फिर हम फोरियर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं अपने लाइफ में? सुनो, तुम्हारे हर क्यों का रीजन अभी हम बताते हैं। सीधे सिंपल सी बात, फोरियर का जो फॉर्मूला है ना, लिख के बताते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा समझने में तुमको भी और मेरे को बताने में भी। देखो, जैसे फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? फोरियर सीरीज, ठीक, ये हो गया फोरियर सीरीज। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? दैट इज एफ एक्स a/2 आता है, ठीक है, प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक, इसके बाद क्या लेते हैं हम? एक फंक्शन हम लेते हैं कॉस का, एक फंक्शन लेते हैं हम साइन का, एक an और एक bn का। कैसे? देखो, दैट इज an cos 2 पाई nx अपॉन 2 पाई nx अपॉन b माइनस a, ठीक, प्लस का समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट bn साइन 2 पाई nx का b माइनस a, ठीक। अब जैसे a को a नॉट बोलो, वरना इस वाले a में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका a नॉट जो होता है, a नॉट, और ये देखो यहाँ पे तीन कॉन्स्टेंट्स है, a नॉट, an और bn, ठीक। अब इस तीन कॉन्स्टेंट के लिए क्या यूज करते हैं? a नॉट इज इक्वल टू दैट इज 2 अपॉन b माइनस a, 2 अपॉन b माइनस a, और फिर आपका जो हो जाता है एक दैट इज लिमिट a टू b fx dx, ठीक। an क्या होता है आपका? अगेन दैट इज सेम थिंग, 2 अपॉन b माइनस a, लिमिट ऑफ a टू b fx cos 2 पाई nx अपॉन b माइनस a dx, ठीक। अगेन दैट इज bn 2 अपॉन b माइनस a in limit of a to b fx sin 2 पाई nx अपॉन b माइनस a dx,
ए टू बी क्या है आपका, कोई भी जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा ना तो उसमें आपको एक इंटरवल देगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोई भी आपको फंक्शन गिवन होगा ना तो आपको एक इंटरवल देगा कि जैसे मान लो फंक्शन 0 से 3 में डिफाइन है, ठीक है, या फिर मान लो 0 से 5 में डिफाइन है, तो ये जो आपका 0 से 5 या 0 से ये है या फिर जो 9 से 5 जो 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 भी है आपका, वो आपका होता है एक ए और एक होता है बी। इसका मतलब जो आपके वहां पे लिमिट्स गिवन होंगे ना कि इतने में इतने से इतने में आपका फंक्शन डिफाइन है, उसी को कहते हैं लिमिट, और वही होता है आपका ए और बी। ठीक, कुछ नहीं होता है, सारी वैल्यूज आपको गिवन होती है, चुपचाप से एक फॉर्मूला रटोगे और सबका सब आराम से निकलना चला आएगा। ठीक है, मेरा टास्क तुमको फॉर्मूला समझाना नहीं है, मेरा मेन बात सुनो, हमको आखिर फोरियर सीरीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो मेरी बात समझो, पहली बात तो ये फोरियर सीरीज के लिए अगर मैं तुमको क्लियरली एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ ना तो फोरियर सीरीज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके फॉर्मूले को ध्यान से देखो। इसके फॉर्मूले के हिसाब से आप किसी भी फंक्शन को, मेरी बात को ध्यान से समझना, इसके फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इसके फॉर्मूले को देख करके आपको समझ में आता है आप किसी भी फंक्शन को कॉस और साइन में चेंज कर सकते हो। आप किसी भी फंक्शन को कॉस और साइन के फॉर्म में ला सकते हो, आप कॉस और साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी भी फंक्शन को कॉस और साइन के फॉर्म में चेंज कर पा रहे हो, इसका मतलब आप किसी भी सिस्टम का फ्रीक्वेंसी आराम से इजीली टैकल कर सकते हो। मतलब जैसे अब मेरी बात समझना, तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम गिवन है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम गिवन है, इससे कंटिन्यूअसली एक फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है, इससे कंटिन्यूअसली एक फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है। ठीक, जब इससे कंटिन्यूटी में एक फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही होती है तो हमको वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उसके फ्रीक्वेंसी का कौन सा वेव है। उसकी फ्रीक्वेंसी को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, उसके फ्रीक्वेंसी को आप क्या समझते हो, अगर वो भैया साइन वेव होगा, है ना, अगर वो आपका साइन वेव होगा, दैट इज अगर आपका कॉस वेव होगा, इट मींस, ठीक, मतलब जो भी होगा आप वहां पे इसको को एनालाइज तो कर पाते हो ना कि वो क्या होता है क्या नहीं। एक मिनट, क्या मैंने कुछ गलत बनाया है ना, ठीक, दैट इज क्या होता है भाई, इसका ठीक उल्टा होता है ना, कॉस वेव, आई थिंक ये होता है ना, या जो भी होता है समझ लेना आप, मैं साइन वेव कॉस वेव जो भी तुम्हारा होता है तुम समझ लेना। अपना मेन मुद्दे पे आओ, मुझे तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, मेन मुद्दे पे बात करो। देखो जब भी कोई फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है इसका मतलब वहाँ पे वेव हो रहे होंगे, अगर वहाँ पे वेव हो रहा होगा तो बेसिकली दो ही टाइप के वेव्स जो कि आप आज तक पढ़ते हुए आ रहे हो, या तो साइन वेव या तो कॉस वेव। ठीक है, देखो वेव का नेचर वैसे तो एज अ ग्राफिकली कॉट टैन सेक कोसेक इन सब का होता है, इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, ग्राफ इन सब के भी होते हैं, वेव इन नेचर इन सब का भी होता है, मगर बेसिकली हमको याद क्या रहता है, साइन और कॉस ना, साइन और कॉस से ही जो बाकी के आपके टर्म्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, मेरी बात को समझना पकड़ना कि हम क्या बोलना समझा रहे हैं। ठीक है, साइन और कॉस से ही जो बाकी के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं, मतलब सेक कोसेक हुआ या कॉट टेन हुआ, वो साइन और कॉस को ही ऊपर नीचे करके तो बनता है ना। इसका मतलब जो टैन या कॉट ये जो इन चीज़ों का ग्राफ होता है ना वो थोड़ा सा इनके मामले में थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब थोड़ा सा ना वो घुमा हुआ होता है। जब ग्राफ, मेरी बात समझना, आपका जब वेव वाला ग्राफ जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको एनालाइज करने में, उसको पकड़ने में, उसकी फ्रिक्वेंसी और उसका सब कुछ निकालने में आपको उतनी दिक्कत होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है, किसी अगर तुम किसी नॉर्मल सिस्टम की बात करो तब तो ठीक है, मगर अगर तुम्हारा सिस्टम तगड़ा हुआ, अच्छा खासा हुआ, तो डेफिनेटली दिक्कत तो होगी उसको निकालने में, है ना। सबसे इजीएस्ट फॉर्म क्या होता है, साइन और कॉस, नॉर्मल साइन का वेव और नॉर्मली कॉस का वेव, ठीक, सबसे इजीएस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपका फोरियर सीरीज क्या करता है, किसी भी फंक्शन को, चाहे वो कुछ भी फंक्शन होगा, उसको कन्वर्ट कर देता है साइन और कॉस वाले टर्म में। ठीक,
जब वो साइन और कॉस वाले टर्म में जब उसको कन्वर्ट कर देता है, तो इसका मतलब जो आपका एक वेव नेचर आएगा पार्टिकल का, जो आपका फ्रीक्वेंसी नेचर आएगा पार्टिकल का, वो आपको साइन और कॉस के फॉर्म में मिलेगा। जब साइन और कॉस के फॉर्म में मिलेगा, इसका मतलब फंक्शन नॉर्मल होगा। जब फंक्शन नॉर्मल होगा तो आप उसका इजीली फ्रीक्वेंसी और जो भी आपको करना है कैलकुलेट, आप उसका इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक, ये इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, इसीलिए हम फोरियर सीरीज को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। अब सुनो मेरी बात, फ्रीक्वेंसी, एमिट, एब्जॉर्प्शन तो हर जगह होता है ना। अगर हम आपको दिख रहे हैं राइट, तो उसका मतलब मुझ पे लाइट पड़ रही है, मुझसे एमिट हो रही है, तभी तो हम आपको दिख रहे हैं ना। समझ लो मेरी बात को, इसीलिए कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, एमिशन हर जगह, एब्जॉर्प्शन मतलब हर जगह है नीड, तो इसको हम निगलेक्ट तो कर नहीं सकते, है ना। आप इसको जब आप निगलेक्ट नहीं कर सकते तो उसको आप संभाल किस तरीके से सकते हो, दैट इज दिस। इसने इसको आसान कर दिया, साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दिया, इसने इसको आसान कर दिया। ठीक, अच्छा एक बात और सुनो, तुम्हारे पास टेलर सीरीज भी है जो कि फंक्शन को सीरीज के फॉर्म में लाता है, कन्वर्ट करता है। आपके पास टेलर सीरीज भी है, ठीक है, बट मेरी बात समझना, टेलर सीरीज का एक मतलब एक कंडीशन होता है कि टेलर सीरीज सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन को ही चेंज करता है। टेलर सीरीज सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन को ही सीरीज में चेंज करता है। मगर 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 फोरियर सीरीज का जो आपका एप्लीकेशन होता है, वो चाहे फंक्शन कंटिन्यूअस हो चाहे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, वो दोनों ही फंक्शन को वो ट्रीट कर सकता है। उसके लिए ऐसी कोई उसके लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका मतलब आप जो भी फंक्शन डालोगे, आपको साइन और कॉस में होकर के वो आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक, ये होता है। और मेरी बात सुनो, इनके इतने आसान के एप्लीकेशंस में, इसीलिए फोरियर सीरीज पे इतना ज़्यादा जोर दे दिया जाता है, इसीलिए फोरियर सीरीज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फोरियर सीरीज इतना ज़्यादा आता भी है। सेम यही एप्लीकेशन है फोरियर सीरीज का। अब आप खुद ही फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आप मेरी बात से आप इतना तो समझ ही रहे होंगे कि हम आपको क्या समझा रहे हैं, और मेरे इतने समझाने पे अब आप इतना भी समझ रहे होंगे कि फोरियर सीरीज क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोरियर सीरीज पे क्यों ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, मतलब क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोरियर सीरीज, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, समझ आया आपको, है ना। अच्छा, अब एक और बला है, जैसे फोरियर सीरीज के बारे में, अगर जब भी आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसके क्वेश्चन को, है ना, हमेशा जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा ना, उसमें आप हमेशा आइलेट का ही प्रोसेस लगाना। आइलेट आई थिंक आप लोगों ने इसको बचपन में भी पढ़ा होगा यार, 10th में। आइलेट मतलब दिस इज पहले, सबसे पहले प्रॉपर्टी आप इनवर्स फंक्शन को देना, उसके बाद आप लॉगरिथमिक फंक्शन को देना, उसके बाद आप अरिथमेटिक फंक्शन को देना, उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देना, उसके बाद आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देना। ठीक है, कौन सा फंक्शन पहले लिखा जा सकता है, किसको पहले आप डिफाइन कर सकते हो, उसका रहेगी इस वाले प्रोसेस से चलना। ठीक, उसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉस एन पाई हमेशा -1 की पावर n होता है, और साइन एन पाई ऑलवेज होता है 0। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लो यहाँ पे सपोज दैट ये वाला टर्म है, ठीक है, अगर तुमने इसको सॉल्व करा और आपके पास क्या आ गया, दैट इज cos 2 पाई n है, और मान लो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। ठीक, अच्छा अब मान लो d माइनस a करके भी आपको मिला 2 से 2 कट गया, आपको क्या मिला यहाँ पे cos n पाई मिला। अब इसकी वैल्यू सीधे लिखा जाएगा -1 की पावर n। ठीक, अगर यहाँ पे sin n पाई होता है, इसका मतलब वहाँ पे 0 होता। ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, एक नॉर्मल सी कंडीशन है जो कभी भी नीड पड़ सकती है, इसीलिए इसको मैंने बस साइन में करा। जरूरी नहीं है कि आपको लिमिट यही वाला गिवन हो तो वो कटे ही कटे, ये लगे ही लगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर ऐसा होगा तो आप उसको डील कर सकते हो, बस दैट इज माई पॉइंट। ठीक है, इसीलिए बस मैंने आपको वो वाला फॉर्मूला भी बताया ताकि आपको उससे दिक्कत ना हो इन फ्यूचर में, आप चीज़ों को आराम से टैकल कर सकते हो। अच्छा, अब उसमें भी मेरी बात सुनो आप। ये तो हो गया भैया आपका फोरियर सीरीज। ठीक है, अब इसमें कंडीशन भी होती है। कंडीशन इन द सेंस जैसे
जब आपका फंक्शन इवन होता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ कोसाइन कॉस का टर्म कंटेन करेगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हैश के साथ लिख के चलो। व्हेन फंक्शन इज इवन देन फंक्शन always contains साइन टर्म। ठीक, साइन नहीं भाई, कोसाइन टर्म। ठीक है, कॉस्ट वाला टर्म होता है। या फिर व्हेन फंक्शन इज ऑड देन फंक्शन ऑलवेज contains साइन टर्म। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करके चलो। जब आप कोई फंक्शन देखना जो कि आपको अगर वो इवन लगेगा, ठीक है, अगर वो आपको फंक्शन इवन लगेगा तो ये वाला टर्म ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तुमको इतना ताम झाम मचाने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। सिर्फ तुम इतना फॉर्मूला लेके चलना वहां पे सॉल्व करने के, ठीक है। सिर्फ ए नॉट और एन निकालना। अगर तुम्हारा फंक्शन ऑड होता है तो तुम्हारा कॉस वाला टर्म जीरो हो जाएगा, फिर तुम साइन वाला और इसको लेके चलना फॉर्मूले में। ठीक, ये होता है आपका। अच्छा, ये तो हो गया आपका। जैसे एक आप ना इसको ये भी कह सकते हो कि फोरियर सीरीज में जो फंक्शन होता है ना वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब वो अपने आप को हर वक्त थोड़ा थोड़ा, मतलब कहीं ना कहीं आपको वो रिपीट कर रहा होता है। एक मतलब कांस्टेंट फंक्शन ऑफ टाइम के साथ वो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। ये भी कहा जाता है फोरियर सीरीज के लिए। अच्छा, एक और बात सुनो, जैसे क्या मैं बोलूँ, एक आपको और बात बताना है। एक होती है फोरियर सीरीज की हाफ रेंज सीरीज। फोरियर सीरीज की हाफ रेंज सीरीज होती है। हाफ रेंज सीरीज मतलब जैसे आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप उसको फोरियर सीरीज से निकालते हो तो आप उस पूरे फंक्शन का पूरा सीरीज निकालते हो। ठीक, मगर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी फ्रीक्वेंसी को या फिर किसी चीज को जानने के लिए हमको उसके हाफ का नीड है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक वेव है, ठीक है, अब मुझे उस वेव का नेचर जानना है, बट मुझे उस वेव का सिर्फ हाफ नेचर जानना है कि उसने हाफ में क्या किया और फिर उसने सेकेंड हाफ में क्या किया। तो इसके लिए क्या होता है, अब आप इतने का जानोगे फिर इतने का जानोगे, फोरियर सीरीज अगर लगाओगे तो ये तो पूरे का इकट्ठे बता देगा ना, है ना। मगर अगर हमको हाफ हाफ नेचर जानना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाफ रेंज सीरीज। इसीलिए फोरियर की हाफ रेंज सीरीज भी यूज करी जाती है। उसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी लगभग सेम ही होता है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे कि लिख देते हैं हम, आपको दिक्कत ना हो, मतलब ढूंढना ना पड़े। वैसे तो बुक वगैरह एक दिन लिखा पड़ जाता है, बट स्टिल ऑन कोई दिक्कत ना हो। जहां जहां टू लिखा होता है ना बस उसको उड़ा दो चुपचाप से, आराम से निकल आता है सारा। एक ना फोरियर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी होता है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, अगर हमको उसको आयोटा वगैरह के फॉर्म में निकालना है तो वो भी निकल जाता है। फोरियर का भी एक जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी होता है फोरियर सीरीज का, वो भी हम आपको बताते हैं। पर पहले आपको बताते हैं वो हाफ रेंज वाली जो सीरीज होती है ना, वो फोरियर की हाफ रेंज। ठीक है, हाफ रेंज सीरीज, इसका क्या फॉर्मूला होता है बेसिकली, दैट इज योर एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू एज यूजुअल, ए नॉट बाई टू प्लस का समीशन ऑफ n is equal to 1 से इनफाइनाइट और an cos 2 पाई nx होता है ना उसमें, तो यहाँ पे सिर्फ cos nx होगा, cos nx अपॉन b माइनस a प्लस का समीशन ऑफ n is equal to 1 से इनफाइनाइट bn फिर साइन nx अपॉन b माइनस a। ठीक, दैट इज योर टर्म।
अब इसमें जो आप निकालते हो, यहाँ पे आप निकालोगे ए नॉट, और ए नॉट आप निकालोगे दैट इज 2/b-a। एक मिनट, कैसे निकालते थे ए नॉट बताओ मुझे। 2/a-b-a, फिर इसकी a to b, इसकी लिमिट fx ds, ऐसा निकालते थे। तो उसका ना सीरीज का, तो इसमें तो इसमें क्या चेंज आता है, इसमें चेंज आता है कि आप निकालते हो 2/π a to b लिमिट एंड देन सर्टेन दिस इज fx तो dx, ठीक है। इस a to b को भी हम बात करते हैं 0 से पाई में, क्योंकि 0 से 2 पाई का तो पूरा एक वेव होता है ना, उसको हमको हाफ वेव लेना है, तो हम बात करते हैं सिर्फ 0 से पाई के रेंज में, ठीक। अच्छा, ये होता है आपका फोरियर का, ये आपका होता है हाफ रेंज का, ठीक। ऐसे ही अगर आपको ए निकालना है, सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी लगता है, दैट इज योर 2/π 0 से पाई की लिमिट, ठीक है, 2/π 0 से पाई की लिमिट, फिर fx cos nx dx, ठीक। सेम थिंग अपॉन bn, दैट इज 2/π 0 से पाई इज fx sin nx dx, ठीक। ये हो गया आपका फोरियर का, ठीक है। एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स का फॉर्म भी फोरियर का ना, एक होता है कॉम्प्लेक्स रेंज सीरीज, ठीक है, ये भी होता है। ये ना शायद कहीं लिखा हुआ होगा, मुझे ना ये याद नहीं है, एक मिनट। यस, हियर इट इज। या मेरे को ये वाली याद नहीं, वैसे ना ये यूज नहीं होती ज्यादा, वैसे कि आती नहीं ज्यादा, बट स्टिल ऑन जब आप फोरियर पढ़ रहे हो तो उसको भी लिख लो, कहीं अगर यूज आएगा तो क्या करें, ढूंढते फिरोगे, है ना। तो दैट इज योर fx c0 प्लस n is equal to 1 to infinite cn e की पावर iota n pi x by l प्लस sin of n is equal to 1 to infinite c minus n e की पावर माइनस iota n pi x by l, ठीक। इसमें आपका c0 cn और c माइनस n आपका कांस्टेंट होता है, एज लाइक a0 an और bn, ठीक है। तो इनकी भी अपनी वैल्यू होगी, दैट इज c0 इज इक्वल टू 1/2l 0 से 2t की लिमिट fx dx, ठीक। और ये हो गया cn का, दैट इज 1/2l 0 से 2t नहीं 2l की लिमिट, ठीक। और दैट इज fx e की पावर iota n pi x by l इंटू dx, ठीक। c की पावर c माइनस n क्या होगा आपका, दैट इज 1/2l 0 से 2l की लिमिट एंड fx e की पावर माइनस iota n pi x by l इंटू dx। ये हो गया आपका फॉर्म कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स रेंज की सीरीज है, ये हाफ रेंज की सीरीज है। वैसे बेसिकली आपको अगर मैं एग्जाम के पर्पज से मैं बात करूँ ना, तो बेसिकली क्या तो फोरियर सीरीज आता है या फिर वो हाफ रेंज सीरीज पूछता है, ठीक है। सिंपल वे में आपको एक फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन को आप देखोगे, अगर वो इवन या ऑड है तो अपने हिसाब से तुम उड़ा दो, अगर फंक्शन नॉर्मल है, ठीक है, तो सबसे बेटर आप एक फॉर्मूला पहले लिखो, उसके बाद इसको इसमें डालने से पहले आप जो उसका a0 an bn है उसको आप नॉर्मली इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करो, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आती है उसको वापस से आप सेम सीरीज में डालो, आपको वहाँ पे सीरीज का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेम ही आपको आंसर मिल जाएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में डायरेक्टली a0 या an या bn की वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। सीरीज को पूरा सॉल्व ना करवा करके an bn की वैल्यू पूछ लेता है, तो वहाँ पे भी आप सेम तरीके से निकाल सकते हो an bn इन चीज़ों की वैल्यू, है ना। या फिर अगर कहीं पे भी अगर हाफ रेंज की बात होगी तो क्वेश्चन में क्लियरली वहाँ पे मेंशन होगा कि वहाँ पे आपकी हाफ रेंज की बात हो रही है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है,
अगर नॉर्मल फोरियर सीरीज होगी तो वो नॉर्मल लिखी होगी, हाफ रेंज होगा तो वो हाफ रेंज लिखा रहेगा। वैसे कॉम्प्लेक्स का भी पार्ट होता है, मान लो फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आयोटा के फॉर्म में निकला, तो कॉम्प्लेक्स का फंक्शन लगता है। वैसे कॉम्प्लेक्स का बेसिकली हम लोग इस लेवल पे एमएससी के लेवल में और या फिर केड और नेट में भी बेसिकली इतना आता नहीं है, बट स्टिल ऑन लिखवा दे, कहीं आपको कहीं भी नीड पड़ जाए तो क्या ही होगा, है ना। तो यही है फोरियर सीरीज में, और कुछ है नहीं। इसके ना क्वेश्चंस को आप करना आराम आराम से करना। इसमें भी हम यही कहेंगे, फॉर्मूले थोड़े से ज़्यादा हैं आपके, तो फॉर्मूले थोड़ा सा माइंड में एकदम से याद नहीं होता है, तो एकदम से याद करने की कोशिश भी मत करना। नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो 2-3 बार क्वेश्चन करना फॉर्मूले को सामने रख करके, उसके बाद फॉर्मूले को हटा देना, फिर तुम अपने मन से क्वेश्चन करना। आराम से क्वेश्चन होंगे फोरियर सीरीज के, ठीक है। फोरियर सीरीज में कोई बहुत बड़ा बहुत मतलब कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आराम से इसकी भी प्रैक्टिस करो आप। आई होप मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा आपको एग्जैक्ट फोरियर सीरीज का, आपको एप्लीकेशन समझ में आया हुआ होगा कि क्या है बेसिकली, है ना, और हम उसको क्यों पढ़ते हैं। सो एंजॉय द लर्निंग ऑफ फिजिक्स। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट वाला लेक्चर कॉम्प्लेक्स पे करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और फैक्टर इस पे करते हैं, ठीक है। फिलहाल